बारिश जोरों से हो रही थी और एक लंबा आदमी वहीं खड़ा था, बिना हिले डुले। उसके सामने एक बेजान शरीर पड़ा था और उसकी सोच भाग रही थी। पास में पड़ी एक चाकू ने उसका ध्यान खींचा और वो सोचने लगा कि एक ड्राइवर के पास चाकू होना कितना अजीब है। हाल ही में कई क्राइम हुए थे जहां नकली ड्राइवर नशे में लोगों को लूट लेते थे। अब उसे लग रहा था कि वो भी ऐसे ही किसी प्लान का शिकार बन गया है। ये सोचकर उसके अंदर कड़वाहट और गुस्सा भर गया। कितनी बदकिस्मती थी उसकी जो ऐसे हालात में फंस गया। वो बेचैनी से इधर उधर देखने लगा, ये जानने के लिए कि कहीं आसपास कोई कैमरा या गवाह तो नहीं है। बारिश ठंडी और बेदर्द थी, लेकिन खून को धो रही थी, जो कि उसके लिए एक राहत की बात थी। अब सवाल था कि आगे क्या करे। पुलिस को रिपोर्ट करना सही होता, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था पहले वहां से निकल जाना चाहिए। तभी उसे गिल्ट महसूस हुआ। आखिरकार वो एक पुलिस अफसर था। उसकी जिम्मेदारी थी न सिर्फ अपने काम की बल्कि अपने पिता की याद की भी। उसके पिता का मर्डर आज तक सॉल्व नहीं हुआ था और यही ख्याल उसे अंदर तक झकझोर रहा था। उसने दोबारा अपने आसपास देखा। स्ट्रीट लाइट्स बंद थी और बारिश इतनी तेज थी कि कोई भी ये सब देख नहीं सकता था। लेकिन असली समस्या यही थी, इस बॉडी का क्या करे? क्या उसे दफनाने की कोशिश करनी चाहिए? बिना फावड़े के ये नामुमकिन था। या फिर उसे समुद्र में फेंक दे? लेकिन वो भी आसान नहीं था। तभी उसे एक आइडिया आया। जो आदमी वहां पड़ा था वो एक क्रिमिनल था जिसने उस पर अटैक करने की कोशिश की थी। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता? कोई भी ये देख सकता था कि उसने उस आदमी को पीट पीट कर मार डाला। अगर वो सरेंडर करता तो उसका बैज, करियर और आने वाले कई साल जेल में जाते। लेकिन अगर वो इसे छिपाने की कोशिश करता तो क्या खुद को अपने पिता के कातिल को पकड़ने लायक कह पाता? बारिश अब भी तेज हो रही थी, लेकिन उसने आखिरकार फैसला कर लिया। उसने फोन निकाला, उसके हाथ कांप रहे थे, और एक नंबर डायल किया। जो भी आगे होता, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसने 119 पर कॉल किया और शांत स्वर में लोकेशन बताते हुए कहा कि यहां कोई घायल है। कॉल खत्म करके उसने एक पल लिया और अपने विचारों को समेटा। फिर उसने एक और कॉल की, इस बार अपनी गर्लफ्रेंड को। उसने कहा, हमें ब्रेकअप करना होगा। वो चौंक गई और बोली, तुम क्या बोल रहे हो? क्या ओप्पा ने कुछ बताया? वो हैरान होकर बोला, ओप्पा? उसने जल्दी जवाब दिया, हाँ, तुम उससे पहले भी तो बात कर चुके हो। तभी उसे समझ आया, मत बताना कि वो डोंग नामचोल है। उसकी गर्लफ्रेंड के स्वर में हैरानी थी। तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम उसे जानते भी नहीं। वो गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं यही उम्मीद कर रहा था कि ये सब ना हो। तुम हमेशा कहती थी कि तुम्हें पुलिस वाले पसंद नहीं, और अब तुम एक और पुलिस वाले के साथ अफेयर कर रही हो। वो सफाई देने लगी, वो अलग है। वो तुम्हारी तरह अपने काम में पागल नहीं है और वो तुमसे ज्यादा कमाता है। वो कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ बोला, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। कॉल खत्म करके उसने एक सिगरेट जलाई। खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी जमीन पर पड़ा शरीर कांपने लगा। उसके अंदर घबराहट दौड़ गई। ये मैंने क्यों नहीं सोचा? मत मरो मेरे सामने। वो उस आदमी के पास दौड़ा और उसके सिर को अपनी जैकेट से ढककर उसे बचाने की कोशिश करने लगा। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने उसे पीछे हटाया और बॉडी को चेक करना शुरू किया। अगले सीन में एक डॉक्टर शांत और प्रोफेशनल टोन में बोल रहा था, पेशेंट की जान को खतरा नहीं है, लेकिन उसके ब्रेन को हल्का नुकसान हुआ है। हमें निगरानी रखनी होगी कि ये कैसे बढ़ता है। यहीं पर हमें पता चला कि इस कहानी का हीरो कौन है। उसका नाम है शिन्हेसु और वो एक डिटेक्टिव है। पास खड़ा एक पुलिस अफसर बोला, चलो चलते हैं। कमरे में टेंशन पीक पर था क्योंकि बड़े अधिकारी एक साथ इकट्ठा हुए थे। लंबी और गर्मा गर्म बहस के बाद एक सख्त फैसला लिया गया। हमारे हीरो, जो पहले एक डिटेक्टिव था, को 3 साल की जेल की सजा दी जाएगी, एक अटैक के कारण जिससे मौत हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रोटैगनिस्ट का बैच और पुलिस ऑफिसर का टाइटल भी छीन लिया गया। उसकी करियर, इज्जत एक पल में सब खत्म हो गया। प्रोटैगनिस्ट को जेल ले जाया गया, वो जगह जो उनके पुराने कामों की यादों से भरी पड़ी थी। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, फुसफुसाहटें शुरू हो जाती है। एक कैदी, जिसके मुंह में से कई दांत गायब थे,
प्रोटैगनिस्ट की तरफ इशारा करता है। अरे यही है वो, इसने मेरे दांत तोड़े थे। एक और कैदी ने जोड़ा, याद करते हुए कि इसी आदमी ने उसे गिराते वक्त उसका हाथ तोड़ दिया था। फुसफुसाहटें जंगल की आग की तरह फैल गई। ये कोई आम नया कैदी नहीं था, ये वही पुलिस वाला था जिसने पीछे अपने घावों और टूटे अहंकारों की लिस्ट छोड़ दी थी। एक ऑफिसर प्रोटैगनिस्ट को सेल तक ले गया। दरवाजा खोलते हुए वो मुस्कान के साथ बोला, लो अंदर चलो। सेल के अंदर 4 कैदी पहले से इंतजार कर रहे थे, जो भेड़ियों की तरह हमारे हीरों को घूर रहे थे, मानो शिकार उनके सामने खड़ा हो। उनके चेहरे पर बदले की भूख साफ झलक रही थी। शाम होते होते पासा पलट चुका था। हमारा हीरो सेल से बाहर निकला, हाथ में 2 बैग पकड़े हुए। उसका चेहरा शांत लेकिन खतरनाक था। गलियारे में कैदियों की भीड़ थी, जिनमें से कई पुराने हिसाब चुकता करने के लिए बेताब थे। डिटेक्टिव, किसी की मजाक उड़ाने वाली आवाज गूंजी। सोचा नहीं था कि तुम्हें यहां देखूंगा। कुछ कैदी आधा घेरा बनाकर खड़े हो गए, लेकिन जैसे ही वो उनके करीब आए, हीरो की घूरती हुई खतरनाक आंखों ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। उनकी हिम्मत ठंडी पड़ने लगी, उनके माथे से पसीना टपकने लगा। टकलू ने कहा, क्या सोचता है ये कि ये अब भी कोई बड़ा आदमी है? एक और डरते हुए बड़बड़ाया, अगर इसने मारना शुरू कर दिया तो गए हम सब। उनकी बहादुरी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। वो उस पर टूट पड़े, हाथ पैर चलाते हुए। एक हिट प्रोटैगनिस्ट के सिर पर पड़ा, जिससे खून निकल आया, लेकिन हीरो ने पलटकर वार नहीं किया। एक के बाद एक हमला होता रहा, लेकिन वो वही खड़ा रहा, सब सहते हुए। उसकी सोच निराशा में डूबने लगी। लेकिन मामला तब बिगड़ा जब वही टकलू कैदी आगे आया, हाथ में हथियार लिए हुए। जैसे ही उसने वार करने की कोशिश की, हीरो के अंदर की इंस्टिंक्ट जाग गई। खून दीवार पर छिटक गया, लेकिन वो खून उसके नहीं, टकलू का था। हीरो ने लकड़ी के हथियार को नंगे हाथों से तोड़ दिया था। जैसे ही उसने पलटकर वार करने की तैयारी की, एक और हिट प्रोटैगनिस्ट को जमीन पर गिरा देता है। उसका सिर दर्द से फट रहा था, और अचानक उसे एक अजीब एहसास हुआ। बारिश नहीं, ये बारिश नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि समय खुद पीछे मुड़ रहा है, उसे वापस खींचकर उस दिन ले जा रहा है जब सब कुछ गलत हुआ था। वो फिर से क्राइम सीन पर था। मर्डर से ठीक पहले एक क्रिमिनल हाथ में चाकू लिए उसके सामने खड़ा था, धमकाते हुए। आदमी ने वार किया, लेकिन इस बार प्रोटैगनिस्ट ने बिल्कुल सही टाइमिंग से डॉज कर लिया। उसका दिमाग अब भी इस नामुमकिन सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा था। बिना वक्त गवाए उसने एक जबरदस्त अपरकट मारा, जिससे चाकू आदमी के हाथ से छूट गया। उसने उसका हाथ पकड़कर घुमाया, ना ज्यादा जोर से, बस उतने ही प्रेशर से जितना जरूरी था। सेल्फ डिफेंस, उसने कोल्ड टोन में कहा। पहले चाकू तुमने निकाला था। तेजी से उसने आदमी को जमीन पर गिराकर उसकी कलाई पर हथकड़ियां लगा दी। प्रोटैगनिस्ट अपने फोन पर पुलिस हेडक्वार्टर का नंबर डायल किया। एक स्पेशल असॉल्ट केस रिपोर्ट कर रहा हूं, उसने शांत आवाज में कहा। उसने लोकेशन दी और पीछे हटकर देखा, जहां चाकू वाला आदमी जमीन पर तड़प रहा था। हमारा प्रोटोगोनिस्ट खुद से इस अजीब हकीकत से जूझ रहा था। उसके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। क्या गॉड ने दया करके उसे सेकंड चांस दिया? अभी वो सच्चाई से पूरी तरह अनजान था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा कंट्रोल करने का फैसला किया। उसने फोन उठाया और अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल की। उसकी आवाज शांत थी जब उसने कहा, हमें ब्रेकअप करना होगा। उसकी गर्लफ्रेंड का जवाब वैसा ही था जैसा उसने पहले सुना था, और बिना ज्यादा कुछ कहे उसने कॉल काट दी। ज्यादा वक्त नहीं हुआ, पुलिस मौके पर पहुंची। केस लोकल जुरिस्डिक्शन के डिटेक्टिव्स को सौंप दिया गया, और इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारे हीरो को किसी भी चार्ज से क्लियर कर दिया गया। आखिरकार ये सेल्फ डिफेंस था। लेकिन मामला तब और डरावना हो गया जब डिटेक्टिव्स ने चाकू वाले आदमी के घर की तलाशी ली। जो उन्हें मिला वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस आदमी की चीजों में उसके पुराने विक्टिम्स का सामान था, और एक डायरी जिसका नाम था हंटिंग। उस डायरी के पन्नों में उसके विक्टिम्स को अटैक करने की डिटेल प्लानिंग लिखी हुई थी। उस आदमी का प्लान था कि वो हमारे हीरो को मारने के बाद उसके घर का जीपीएस फॉलो करके उसकी गर्लफ्रेंड को भी मार डाले। लेकिन किस्मत
या शायद स्किल ने इस बार उसका साथ दिया। जो किलर नहीं जानता था वो ये था कि हमारा हीरो कोई साधारण पुलिस अफसर नहीं था, वो एक दमदार फोर्स था। चाकू वाला आदमी बिना एक खरोंच के पकड़ा गया और उसका आतंक खत्म हुआ। बाद में पुलिस स्टेशन में 2 अफसर इस केस पर डिस्कस कर रहे थे। एक दीवार से टिककर अपनी कॉफी पीते हुए बोला, तुम जानते हो कोई भी क्रिमिनल्स को ऑफिसर शिन जैसा नहीं पकड़ता। उसकी आवाज में तारीफ और हल्की जलन थी, लेकिन शायद इसी वजह से उसे प्रमोशन नहीं मिलता। वो उन्हें सिर्फ पकड़ता नहीं बल्कि पूरी तरह धूल चटा देता है। दूसरा ऑफिसर हंसते हुए बोला, अब तक वो चीफ बन गया होता अगर ऐसा ना करता। तभी एक और ऑफिसर शिन के पास कॉफी का कप लेकर आया। डिसपॉइंट तो नहीं हो? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। शिन ने कॉफी लेते हुए बिना भाव के जवाब दिया, मुझे जरूरत नहीं है एक्सेसिव फोर्स की। उस अफसर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं जो उस सीरियल किलर को पकड़ पाता। एक और अफसर ने तारीफ की, तुम वाकई एक अलग लेवल के हो शिन। शिन ने उनके शब्दों पर कोई खास रिएक्शन नहीं दी और चुपचाप अपनी कॉफी की एक चुस्की ली। शनिवार का दिन था। हमारा हीरो टेबल पर बैठकर लंच कर रहा था। बैकग्राउंड में टीवी ऑन था। लॉटरी के नंबर अनाउंस हो रहे थे। उसके रोजमर्रा के दिनों में एक उम्मीद की हल्की किरण। जब फाइनल नंबर पढ़े गए उसने गहरी सांस ली, टिकट को मसलकर डस्टबिन में फेंक दिया। बस एक और दिन खराब किस्मत का। फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाया और जीतने वाले नंबरों को दोबारा देखने लगा, गुस्से में उन्हें याद करते हुए। बस एक बार और, उसने धीरे से कहा। उसने अपने हाथ जोड़कर शायद पहली बार प्रार्थना की। पास खड़ी एक बुजुर्ग औरत ने उसका अजीब बर्ताव देखा और पूछा, अचानक से प्रार्थना क्यों कर रहे हो? कोई मर गया क्या? उसके शब्दों ने उसे वापस हकीकत में खींच लिया। उसने कड़वी हंसी के साथ सोचा, मैंने सच्चे मन से प्रार्थना की, फिर भी कुछ नहीं बदलता। पुलिस स्टेशन वापस जाकर वहां हमेशा की तरह हलचल मची हुई थी। एक ऑफिसर ने उससे कहा, चीफ तुम्हें बुला रहे हैं। कमरा अचानक खामोश हो गया और फुसफुसाहटें उसके साथियों के बीच फैल गई। शायद प्रमोशन हो, या फिर उसने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी होगी। अपने आप को संभालते हुए प्रोटैगनिस्ट चीफ के ऑफिस की तरफ बढ़ा। अंदर उसने देखा एक चूहे की शक्ल वाला आदमी मोटे चश्मे लगाए अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहा था। चीफ ने अखबार नीचे किया और उसे घूरते हुए पूछा, अप्रैल में कितना टाइम बचा है? प्रोटैगनिस्ट थोड़ा चौंक गया, लेकिन जल्दी से जवाब दिया, 2 दिन सर। चीफ ने कहा, 2 दिन में तुम्हें गांगजिन रिपोर्ट करना है और ईस्टर्न पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी है। यह सुनते ही हीरो के होश उड़ गए। चीफ कहा, यह ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है। चीफ ने कहा, सीरियल किलर पकड़ लिया तो क्या हुआ? तुम्हें लगता है तुम हीरो बन गए? तुम्हें जो मिला है वो सिर्फ एक निकनेम है, एक्सेसिव फोर्स ऑफिसर। शर्म नहीं आती तुम्हें? प्रोटैगनिस्ट को कभी उम्मीद नहीं थी कि उसे अपने एक्शन पर शर्मिंदगी महसूस होगी। कानून कमजोर था, इसलिए उसे ज्यादा ताकत से काम लेना पड़ा। लेकिन आयरनी देखो, ये चूहे जैसा आदमी इतना गंदा पैसा कमाता था कि पूरा ट्रक भर सकता था। प्रोटैगनिस्ट को अफसोस हुआ कि उसे सबूत इकट्ठा करने का मौका नहीं मिला। उसका गुस्सा अंदर ही अंदर उबलने लगा, खासकर जब उसने सोचा कि 5 साल की मेहनत के बाद उसे अब एक पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करना है। यह साफ तौर पर डिमोशन जैसा था। उसने अपना गुस्सा काबू में रखा, लेकिन जब उसने मुट्ठी भींची तो वो चूहा जल्दी से उसे अपने काम पर वापस जाने को कहने लगा। जाते जाते हीरो ने एक फॉर्मल ग्रीटिंग्स किया, लेकिन मन ही मन सोचने लगा कि अगर उसे गांगजिन जाना पड़ा तो वहां सेटल होने की कीमत कहीं ज्यादा होगी और अपने पिता के कातिल को ढूंढना और मुश्किल हो जाएगा। कुछ समय बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचा। स्टेशन उम्मीद से बड़ा था। उसने सोचा यहां केस की भरमार होती होगी। जैसे ही उसने कदम रखा, उसे अंदर अफरातफरी दिखी। एक ऑफिसर किसी आदमी को काबू में करने की कोशिश कर रहा था, जो गुस्से में मां बहन की गालियां बक रहा था। हीरो ने सोचा, यह तो पूरी तरह से बवाल है। डिनर का टाइम भी निकल गया और यह सब दिखाता है कि देश बर्बाद हो रहा है। तभी एक लेडी ऑफिसर भागती हुई आई, एक बैग लिए हुए, और किसी से कहने लगी, कुर्सी पर मत उल्टी करना, बैग में कर लो। उसने हीरो से पूछा, आप यहां क्यों आए हैं?
उसने जवाब दिया, मैं ऑफिसर शिन हैसु हूं, आज से यहां ज्वाइन कर रहा हूं। उसने इतना ही कहा था कि उसके सामने खड़ा आदमी उल्टी करते करते बचा। हीरो ने सोचा, क्या गजब की वेलकम है। गांगजिन सिटी क्राइम रिपोर्ट्स में नंबर 1, क्रिमिनल एक्टिविटी में नंबर 1 और ड्यूटी के दौरान घायल ऑफिसर्स में भी नंबर 1। ये बात पब्लिक नहीं की जाती थी क्योंकि ये शर्मिंदगी की बात थी, लेकिन गांगजिन ने पूरे देश में ट्रिपल क्राउन अपने नाम कर रखा था। इसे अक्सर कोरियन गोथम सिटी कहा जाता था और अब प्रोटैगनिस्ट को यहां भेजा गया था। स्टेशन में ऑफिसर बैक ने एक रिपोर्ट दी कि फेबा कॉर्नर पर पब्लिक ड्रंकनेस का केस है। उन्होंने लेडी ऑफिसर को इसे संभालने को कहा। उसका नाम था ऑफिसर लिम सुंगयोन, लेकिन हम उसे लिम कहेंगे। प्रोटैगनिस्ट को लिम के साथ जाने का ऑर्डर मिला। बिना वक्त गवाए दोनों गाड़ी में बैठे और लिम ने रिपोर्ट तैयार करना शुरू किया। हीरो को सब कुछ नया नया लग रहा था। जाहिर था कि सालों में बहुत कुछ बदल गया था। लिम ने बताया कि गांगजिन स्टेशन ने सबसे पहले ये डिवाइस इस्तेमाल करना शुरू किया है। लिम की लापरवाह ड्राइविंग से हीरो डर के मारे सीट कसकर पकड़ चुका था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वे लोकेशन पर पहुंचे जहां भीड़ इकट्ठी थी। बार के शीशे से अंदर का सीन साफ दिख रहा था। अंदर एक आदमी फर्श पर पड़ा था और एक गुंडा उसके ऊपर पैर रखे खड़ा था। ऑफिसर लिम ने दरवाजा धक्का देकर खोला और चिल्लाई, सुनो हरामखोरो, बंद करो। लेकिन दोनों गुंडे बेपरवाह थे और मुस्कुराते हुए उसे देखकर और भी खुश लग रहे थे। उन्होंने तो उसे ड्रिंक ऑफर करते हुए कहा, क्या आप भी पार्टी ज्वाइन करेंगी? लिम के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। आजकल के लौंडे। बार के अंदर बढ़ते हुए उसने उस आदमी को देखा जिसका चेहरा सूझकर अजीब हो गया था। गुस्सा उसके अंदर खौलने लगा और वो गालियों की झड़ी लगाने ही वाली थी कि सुपर कॉप यानी हमारा प्रोटैगनिस्ट बीच में आ गया। उसने शांति से लिम से एम्बुलेंस बुलाने को कहा। उस वक्त प्रोटैगनिस्ट अंदर ही अंदर गुस्से से भर रहा था। गुंडों की तो आज खैर नहीं थी। गुंडे ने जो एक टूटी हुई बोतल पकड़े था उसे धमकी दी, पीछे हट जा वरना तेरी भी यही हालत होगी। लेकिन इससे पहले कि गुंडा कोई मूव करता, प्रोटैगनिस्ट ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पल भर में जमीन पर पटक दिया। दूसरा गुंडा जो एक बड़ा और गुस्सैल आदमी था, हीरो की तरफ दौड़ा, ये सोचते हुए कि उसे आसानी से गिरा देगा। लेकिन हीरो उससे तेज था। उसने गुंडे की कॉलर पकड़ी और दोनों के सिर को टेबल पर जोर से दे मारा, जिससे दोनों की नाक से खून बहने लगा। गुंडे दर्द से तड़प रहे थे, लेकिन हीरो ने बड़े आराम से उनके खिलाफ आरोप पढ़े। एक पुलिस ऑफिसर पर हमला, सेक्सुअल हैरासमेंट और बिजनेस में रुकावट डालने का आरोप। बोलते हुए उसने ये भी समझाया कि वो एक वकील अपॉइंट कर सकते हैं। साइड में खड़ी ऑफिसर लिम का मुंह खुला का खुला रह गया। वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसने अभी अभी क्या देखा। फोन के रिसीवर से आवाज आई, कैसे मदद कर सकते हैं? ऑफिसर ने लोकेशन पर एम्बुलेंस बुलवाई। हम कमाल नहीं है ये सब? अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक बटन को वैसे ही दबा दो जैसे हीरो ने गुंडों को दबा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद एम्बुलेंस पहुंच गई और सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में थी। ऑफिसर लिम ने कहा, तुम्हारी वजह से ये सब आसानी से खत्म हो गया। महिला अब सुरक्षित है और पार्ट टाइमर को बस चोटें आई है, कोई गंभीर घाव नहीं। हीरो ने राहत की सांस ली। थाने की तरफ जाते हुए उन्हें दूसरे ऑफिसर से एक रिपोर्ट मिली जिसमें पूछा गया कि कोई पेट्रोलिंग कार पास में है क्या। योंगसू इलाके से मिसिंग पर्सन का एक केस रिपोर्ट हुआ था। लिम ने टीम को अपडेट दिया। एक लड़की ने बताया कि वो अपनी दोस्त के साथ बाहर गई थी, लेकिन जब वो बाथरूम गई उसकी दोस्त गायब हो गई। अब वो मदद मांग रही थी अपनी दोस्त को जल्दी से ढूंढने के लिए। हीरो और ऑफिसर लिम सीन पर पहुंचे। लिम ने लड़की से बात की जिसने बताया कि उसकी दोस्त ने वादा किया था कि घर पहुंचकर फोन करेगी। उसने ये भी कहा कि उसकी दोस्त पूरी तरह नशे में थी और अकेले कहीं नहीं जा सकती थी। प्रोटैगनिस्ट को कुछ दिखा, एक सीसीटीवी कैमरा। उसने सबसे पहले उसे चेक करने का फैसला किया। सीसीटीवी रूम में थोड़ी देर बाद उन्होंने एक आदमी को लड़की को उठाकर ले जाते हुए देखा। लड़की ने कंफर्म किया कि वही उसकी दोस्त है। लिम ने पूछा,
क्या वो उसका बॉयफ्रेंड या जानने वाला हो सकता है? लड़की ने जवाब दिया, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। लिम ने वॉकी टॉकी पर टीम को अपडेट किया और इसे किडनैपिंग केस है। सस्पेक्ट ब्लैक हुडी और जीन्स में था। केस अब वायलेंट क्राइम टीम 201 को सौंप दिया गया। पुलिस स्टेशन में टीम को ब्रीफ किया गया। रेप केस को कोड 0 क्लासिफाई किया गया था। इसे वायलेंट क्राइम टीम को हैंडल करना था। एक ऑफिसर ने आकर टीम को समझाया कि उन्हें कराओं के रूम्स की तलाशी लेनी होगी, मोटल्स को छोड़कर। दोनों सहमत हो गए। लिम ने पूछा, मोटल्स को क्यों छोड़ रहे हैं? हीरो ने समझाया, दूसरी यूनिट मोटल्स चेक कर रही होगी। ऐसे मिसिंग पर्सन केस में स्ट्रैटेजी ये होती है कि सबसे पोटेंशियल लोकेशन पहले चेक करें, बजट और मैन पावर को ध्यान में रखते हुए। लिम ने सिर हिलाकर सहमति जताई। शिन और लिम कराओं के रूम की तलाशी लेने निकले। उनकी कदमों की आवाज अंधेरे और सुनसान अंडरग्राउंड पासेज में गूंज रही थी। जगह सुनसान थी, बासी हवा और दीवारों से आती हल्की आवाजों के साथ। लिम झिझक रही थी, सोचते हुए कि शायद ये जगह बंद हो। लेकिन शिन ने आगे बढ़ना जारी रखा। उसकी अंदरूनी आवाज कह रही थी कि वक्त जाया करने का कोई मतलब नहीं, हर सेकंड कीमती था। शिन जानता था कि ऐसे मामलों में थोड़ी भी देरी का मतलब लाइफ एंड डेथ के बीच का फर्क हो सकता है। तलाशी के दौरान एक अजीब पल आया जब उन्होंने गलती से एक गलत दरवाजा खोल दिया और कुछ बूढ़े आदमी उनकी रात एंजॉय करते दिखे। उन लोगों ने गुस्से से घूरा और लिम ने माफी मांगी। लेकिन शिन का ध्यान कहीं और था। उसकी नजरें तेज थी और कुछ भी मिस नहीं करना चाहती थी। तभी उसने कुछ देखा। काले हुडी में एक आदमी दरवाजे से झांक रहा था। उसके मूवमेंट्स बहुत केयरफुल और शांत थे, जैसे वो चारों तरफ का इंस्पेक्शन कर रहा हो। फिर वो धीरे से गायब हो गया। कुछ तो गड़बड़ थी। ब्लैक हुडी की पिक्चर शिन के दिमाग में क्लिक कर गई। ये तो वही था जिसे सीसीटीवी फुटेज में देखा था। बिना सोचे शिन ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन सस्पेक्ट भाग निकला। शिन के अंदर एड्रेनालाइन दौड़ पड़ा। उसने तुरंत पीछा करना शुरू किया। उसकी धड़कनें तेज हो गई और उसका ध्यान पूरी तरह से उस आदमी पर था। रेडियो पर बताओ, उसने लिम की तरफ चिल्लाते हुए कहा। लिम एक पल के लिए जमी रही, फिर जल्दी से उसकी बात मानी। जैसे ही शिन ने दरवाजों से भागते हुए पार किया, कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। एक कमरे के अंदर झांकते ही उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे जड़ कर दिया। हल्की रोशनी के नीचे खून का तालाब चमक रहा था। घबराहट ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने खुद को जबरदस्ती संभाला। लड़की के पास घुटनों के बल बैठते हुए उसने घाव पर अपने हाथ रख दिए, खून बहने से रोकने की पूरी कोशिश करते हुए। उसकी सांसें तेज और उथली थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन रुकने का सवाल ही नहीं था। कुछ ही मिनटों में लिम वहां पहुंच गई, लेकिन खून देखकर वो खुद को संभाल नहीं पाई। उसने अपनी बंदूक निकाली और किल्लेरे का पीछा करने को तैयार हो गई, लेकिन शिन की तेज आवाज ने उसे रोक दिया। उसने उसे समझाया कि अकेले किसी आम किलर का पीछा करना बेहद खतरनाक था और पुलिस पहले से ही रास्ते में थी। कमरा भारी और सफोकेटिंग लगने लगा। खून की गंध और नाकामयाबी का बोझ हर चीज पर हावी था। शिन का दिमाग रिग्रेट से भर गया। काश मैं जल्दी पहुंचता, काश मैं उसे बचा पाता, काश मैं ज्यादा तेजी से काम करता। ये काश उसके अंदर गहराई तक चुभ रहे थे। अपनी सांसें स्टेबल करने के लिए उसने आंखें बंद की, और तभी कुछ अजीब हुआ। जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ अलग लग रहा था। हवा, रोशनी, आवाजें। उसे समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन फिर एहसास हुआ वो किसी तरह समय में पीछे लौट आया था। ये उसका मौका था, सब कुछ ठीक करने का मौका। इस बार शिन ने उस कराओं के रूम पर ध्यान देने का फैसला किया। उसने सोचा कि बिना गाड़ी के सस्पेक्ट ज्यादा दूर नहीं गया होगा। कराओं के बार में उसने मैनेजर को दरवाजे बंद करने और बाहर इंतजार करने को कहा। सस्पेक्ट के कमरे के पास पहुंचते हुए उसने खुद को संभाला, तैयार करते हुए कि जो भी अंदर होगा उसे संभालना है। जैसे ही शिन ने दरवाजा खोला, किडनैपर चौंक गया था। आदमी ने घबराहट में हमला किया, लेकिन शिन ज्यादा तेज निकला। उसने एक जोरदार किक मारी, जिससे किडनैपर दूर जा गिरा। बिना समय गवाए शिन ने उसे काबू किया, उसके गुनाहों की लिस्ट सुनाई और हथकड़ी लगा दी।
थोड़ी देर में लिम भी वहां पहुंच गई, घटना की रिपोर्ट करते हुए और मेडिकल हेल्प बुलाते हुए। जल्द ही वायलेंट क्राइम्स यूनिट संदिग्ध को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई। उनके लीडर ने बताया कि वो किडनैपर सिर्फ 2 दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ था। इस बार उसके लिए सजा कहीं ज्यादा लंबी लग रही थी। इस बीच शिन की कोशिशें अनदेखी नहीं रही। साथ ही अफसरों ने उसे घेर लिया, उसकी बहादुरी और तेज सोच की तारीफ करते हुए। वायलेंट क्राइम्स यूनिट के लीडर ने भी उसका शुक्रिया अदा किया। रात को शिन खुद को अपने घर के बाथरूम मिरर के सामने खड़ा पाया। गिरफ्तार का गला पकड़ने का एहसास अभी भी उसके हाथों में था। वो अपनी परछाई को घूरते हुए समझ गया कि ये सब बस एक सपना नहीं था, ये सच में हुआ था, वो भी 2 बार। और आज का रिकैप यही खत्म होता है। अगर आपको ये मनहवा रिकैप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी सपोर्ट से ही हम ऐसी रोमांचक कहानियां आपके लिए ला पाते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि शिन की कहानी में आगे क्या होता है तो कमेंट में लिखें सुपर कॉप। अगर हमें 100 कमेंट्स मिले तो मैं इस कहानी का दूसरा पार्ट जल्द ही आपके लिए लाऊंगा। तो चलिए इसे संभव बनाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। बने रहिए जबरदस्त।